नमस्कार दोस्तों। हमने अपनी इंडियन पॉलिटी की इस नई और यूनिक सीरीज में, जिसमें हम थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके पहले लेक्चर में हमने संविधान सभा की मांग एवं गठन के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम बात करेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। पहले तो हम देखते हैं इतिहास के झरोखे से इस पुरानी तस्वीर को, जहाँ पर अपने प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशन की एक ओरिजिनल प्रति उसको देख रहे हैं। ये इतिहास की कुछ झलक है जहाँ हमारे संविधान की रचना हुई। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली, कैसे कैसे संविधान सभा ने कार्य किया। पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 296 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश भारत से आने थे, 93 देसी रियासतों से आने थे। शुरुआत में 93 जो देसी रियासतों वाले सदस्य थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। 296 सदस्यों का चुनाव होना था। मैंने ये भी बताया था 296 में से 292 जो है वो गवर्नर प्रोविंसेस जो थी वहाँ से आने थे, और जो 4 मेंबर थे वो चीफ कमिश्नरेट जो प्रोविंसेस हुआ करती थी, जो चार ऐसी प्रोविंसेस थे वहाँ से आने थे। मैंने 4 के नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने के लिए कहा था, उनको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हुआ क्या, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। इन चुनावों में सबसे ज़्यादा वोट जो सीटें थी वो कांग्रेस को मिली। तो याद रखिएगा 208 सीटें जो है कांग्रेस को मिली। साथ ही साथ मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और कुछ मेंबर निर्दलीय चुने गए। ये देखिए 208 सीटें जो है कांग्रेस ने मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली, 8 निर्दलीय। तो 208 और 73, 281, 8, 289, और बाकी जो 7 लोग हैं वो अलग अलग दल से थे, जैसे कुछ कम्युनिस्ट पार्टी से थे, कुछ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, ऐसी छोटी छोटी पार्टियां थी। एक एक सदस्य वहां से आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ ये है कि महात्मा गांधी जो उस समय के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे वह इस संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दूसरे और बड़े नेता डॉक्टर अंबेडकर, इनके बारे में जानते हैं। 1946 में जो चुनाव हुए थे ये चुनाव जीते थे, लेकिन पूर्वी बंगाल से चुनाव जीते थे। जैसा कि आपको पता है कि देश का विभाजन हो गया था 1947 में। तो जैसे विभाजन हुआ था तो हुआ क्या कि जो उनकी पूर्वी बंगाल की जो सीट थी, आपको पता है पूर्वी बंगाल जो है बांग्लादेश बना हुआ है, तो वह सीट जो है पाकिस्तान में चली गई। तो इसके बाद क्या हुआ, वह वापस से बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से, आपको पता है पूना महाराष्ट्र में, तो उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, तो उससे दोबारा से चुनकर आए थे। इनके लिए एम आर जयकर साहब जो थे वो कांग्रेस के सदस्य थे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी इस सीट पे। फिर डॉक्टर अंबेडकर इससे चुन के आए थे। तो याद रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से इस संविधान सभा में चुनकर आए थे। अब देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि फ्रेंच परंपरा का अनुसरण करते हुए जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य हुआ करते थे उनको संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर निर्वाचित हुए। ध्यान रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है, जो वरिष्ठतम था उसको चुन लिया गया है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनका निर्वाचन हुआ था। ठीक है, तो स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साथ ही साथ 2 उपाध्यक्षों का नाम भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, उनको आप जरूर से याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। पहली बैठक होने के बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने पेश किया गया। इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में कुछ बातें थीं, जैसे कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। साथ ही साथ भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समझ समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास आदि जैसी बातें उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से पंडित नेहरू ने संविधान सभा के सामने रखी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा। अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों, जनजातीय क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ऐसी सभी बातें जो हैं उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से पंडित नेहरू ने संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को रखी। इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट डेट है, लगभग सवा महीने बाद इन उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। भारत के संविधान में ज़्यादातर प्रस्ताव जो हैं वह सभी की सहमति के साथ अपनाए गए हैं।
यहाँ पर विरोध जो था उनको भी अपने साथ सहमत रख लिया गया। सभी की जब सहमति हो जाती थी तभी किसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाते थे। अभी जो वर्तमान में आप जो संविधान की प्रस्तावना देखते हैं, जो प्रेम्बल है, वह इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों का एक संशोधित रूप है। जब आप प्रस्तावना हम आगे डिटेल में देखेंगे तब देखेंगे कि जैसे ये उद्देश्य प्रस्ताव है लगभग सेम टू सेम हमारी प्रस्तावना वैसी ही है। अब आगे जब हम देखते हैं तो 1946 में दिसंबर, जब हम 1947 की बात करते हैं तो शुरुआत में आज़ादी की लहर चल रही थी। तो देसी रियासतें जो पहले संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाह रही थी उनको भी लगने लगा कि आज़ादी पास में है। तो इसलिए उन्होंने भी धीमे धीमे क्या करना शुरू किया, देसी रियासत और मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वह धीमे धीमे संविधान सभा से जुड़ने लगे। साथ ही साथ भारत की आज़ादी की मांग भी तेज चल रही थी। लेकिन आपको पता है कि भारत का बंटवारा भी हुआ, विभाजन भी हुआ। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिल गई और इस योजना के अनुसार भारत का विभाजन किया जाना था। अब इतिहास के झरोखे से आप फिर से तस्वीर देख लीजिए। पंडित नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है दिसंबर 1946 में संविधान सभा के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह उद्देश्य प्रस्ताव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे अभ्यास कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वह है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। पहला ऑप्शन जनवरी 22, 1946, दूसरा जनवरी 22, 1947। यह पीसीएस 1998 में आया था। क्वेश्चन क्या है, संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? मैंने क्या बताया, संविधान देने का प्रस्ताव क्या था, वही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या है? बी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? पहला ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। एकदम आसान सा है, मैंने आपको फोटो भी दिखा दी ताकि देर तक याद रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान सभा में दिसंबर 96 में प्रेस किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन वो जानबूझ के ऐसा देते हैं कि आप पहले देखते ही लगा दीजिएगा, इसलिए ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है। खासकर ए ऑप्शन में तो हमेशा सतर्क रहना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ये बात एकदम सही है। उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में प्रस्तावना बने, संविधान का आधार बने। उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐसे संविधान, भावी संविधान का ढांचा रख रहे थे जो निर्मित होना था। ठीक है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये बात भी सही है। उद्देशिका में भारत के संविधान का पूरा दर्शन लिखा हुआ है, क्या फिलॉसफी है वो उद्धृत है वहां पे। तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बिल्कुल, जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अधिनियमित करते हैं, इनेक्ट करते हैं। लास्ट की लाइन देखेंगे तो इसलिए भारत के संविधान। प्रस्तावना पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मैंने डाल दिया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। आपको पता है राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है, जो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा, क्योंकि चौथा वाला विकल्प जो है वह गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे चलते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा से निर्वाचन हुआ था। आपको पता है, मैंने आपको बताया था, बंबई प्रेसिडेंसी से। याद रखिएगा, पहला ए ऑप्शन पे हमेशा ध्यान रखिएगा, वो हमेशा देते हैं। पूर्वी बंगाल से चुने गए थे लेकिन वह पाकिस्तान में चला गया था। इसके बाद बंबई प्रेसिडेंसी से उनका चुनाव हुआ था। अब आगे मैंने आपको बताया कि माउंटबेटन योजना जो 3 जून की थी, उसके तहत 1947 में भारत का विभाजन की योजना बनी। इसके तहत 18 जुलाई 1947, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 18 जुलाई 1947 में एक एक्ट आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसकी लाइन ध्यान से पढ़िए। एक्ट में क्या लिखा था? इसमें लिखा था फॉर द सेटिंग अप इन इंडिया ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन। भारत में 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाने के लिए था, मतलब भारत विभाजन की नींव थी। लीगली ब्रिटेन की संसद ने यहाँ से पारित हुआ, और हुआ क्या कि भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। मैंने आपको दिखा दिया कि किस प्रकार से ये एक्ट बन के उसमें आता था। ये इंग्लैंड का जो शाही शासन है उसकी मोहर है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि 18 जुलाई को आया। हमारी आज़ादी है 15 अगस्त 1947, उससे पहले विभाजन हो गया। ठीक है, अब इस अधिनियम ने क्या संविधान सभा पर असर डाला, ये देखते हैं।
कुल मिला के 3 प्रमुख बदलाव देखे जा सकते हैं इस अधिनियम के माध्यम से। हुआ क्या, इस अधिनियम में बोला गया कि जो संविधान सभा है वह एक संप्रभु निकाय माना जाएगा। मीन्स वहां की जो ब्रिटिश शासन था उसने खुद ही कह दिया कि अब संविधान जो सभा जो है वह एक संप्रभु निकाय माना जाएगा। ये कब प्रभावी हुआ, 18 जुलाई 1947 से। दूसरा, संविधान सभा को 2 कार्य सौंपे गए। पहला, संविधान का निर्माण करेगी और दूसरा, आम कानूनों का निर्माण करना। संविधान तो एक मूल दस्तावेज है जहां पर जो बेसिक कानून है सारे लिखे गए। एक आम कानूनों का निर्माण जो आज की डेट में संसद करती है। तो संविधान का निर्माण जो किया गया उसको हम संविधान सभा बोलते हैं, ठीक है। इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब यही संविधान सभा आम कानूनों के निर्माण के लिए काम करती थी तब इसको बोलते थे संसद। इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मालवणकर। अर्थात हम कह सकते हैं जो संसद उस वक्त थी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मालवणकर साहब, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा क्योंकि संविधान सभा 2 काम एक साथ करती थी। पहला काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान का निर्माण करना, और वही संसद जब जीवी मालवणकर साहब की अध्यक्षता में बैठती थी तब वह आम कानूनों को निर्माण करती थी, उनको लागू करती थी, तब इसको संसद बोलते थे। सभा एक ही थी, ठीक है। तीसरी जो चीज थी वो ये थी कि जैसे ही भारत का बंटवारा हो गया तो हमारे पास टोटल सदस्य कितने थे, 389, ठीक है। अब पाकिस्तान का क्षेत्र अलग हो गया तो इसमें से क्या हुआ, जो संविधान सदस्यों की संख्या थी वह घटकर हो गई 299, मतलब 90 सदस्य सीधे सीधे कम हो गए। तो अब संविधान सभा के टोटल सदस्यों की संख्या जो है वो है 299। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ये पूरा संविधान हमारा बन के तैयार हो गया। कब बन के तैयार हुआ, ये हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को कैसे पता, जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें स्वयं ही लिखा है कि ये जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया है, ठीक है। ये ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो 26 नवंबर 1949 है। तो इस दिन नागरिकता तदर्थ संसद मींस प्रोविजनल पार्लियामेंट चुनाव और कुछ छोटे मोटे प्रावधान जो थे वह स्वतः लागू कर दिए। तो इस समय जो संविधान बन के तैयार हुआ था इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और एक प्रस्तावना थी। हालांकि यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको याद रखना आप लोग, प्रस्तावना जो है वो इस दिन लागू नहीं हुई थी, प्रस्तावना बाद में अलग से लागू की गई थी, ठीक है। प्रस्तावना जो है मूल संविधान के साथ लागू नहीं हुई थी, प्रस्तावना बाद में लागू की गई है। बाद में हम डिटेल से जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रस्तावना के लिए भी अलग अलग सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। इसमें ढेर सारे अलग अलग केसेस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने संविधान सभा एवं संसद दोनों का कार्य किया। मैंने आपको बताया जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में काम होता था तब उसको संविधान सभा कहते थे, जब जीवी मालवणकर साहब की अध्यक्षता में काम होता था तब उसको संसद कहते थे। संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी और संसद आम कानूनों का निर्माण कर रही थी। आम कानून आप जैसे जानते होंगे, जैसे दहेज कानून या फिर जितने भी संसद में आज की डेट में कानून बनते हैं, डेटा संग्रहण पे कानून, जो भी आम कानून होते हैं वो संसद का काम है। अब 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्यों याद रखते हैं, क्योंकि जो पूरा संविधान था वो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। कुछ प्रावधान हमने 26 नवंबर 1949 को कर दिए थे, बचे हुए हमने 26 जनवरी 1950 में किया, क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक महत्व था। 1929 में 1929 में लाहौर के अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर का अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इसी दिन ये माना गया था 26 जनवरी 1929 को झंडा फहराया गया था रावी नदी किनारे, तब पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो इस लाहौर के अधिवेशन में ये कहा गया था अब हमको पूर्ण स्वराज मिल गया, इसलिए दिन डिसाइड किया गया था कि इसी दिन, ये ऐतिहासिक दिन है, हमने अपने आप को पूर्णतः गणतंत्र मान लिया, इसीलिए हमें कुछ दिन का वेट किया गया और 26 जनवरी 1950 का दिन हमने तय किया। इस दिन हमारा गणतंत्र लागू हो गया, इसीलिए तब से हम जो है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। आगे चलते हैं, अब 26 जनवरी 1950 को हमारा पूरा संविधान लागू हो गया, लेकिन संविधान लागू होने के साथ साथ कुछ चीजें हुई, जैसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो ब्रिटेन की सरकार ने बनाया था वो निरस्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 निरस्त हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया था। माना जाता है कि भारत सरकार अधिनियम का काफी कुछ हिस्सा जो है आज के संविधान में परिलक्षित होता है, लेकिन एक एक्ट था जो लागू बना रहा, उस एक्ट का नाम था एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949। प्रिवी काउंसिल क्या हुआ करती थी, जो यहाँ पर जो न्यायपालिका थी उसका अगर प्रिव्यू मीन्स जैसे आज जो काम सुप्रीम कोर्ट करती है
सभी चीज़ों का न्यायिक समीक्षा कर सकती है, वह प्रिवी काउंसिल के द्वारा होता था। उसको एबोलिश कर दिया गया, इसलिए उसको समाप्त किया गया, इसलिए ये कानून कंटिन्यू जारी रहा, क्योंकि ये अपने फेवर में था। अब देखते हैं, ये पंडित नेहरू जो हैं, ये भी इतिहास के झरोखे से पिक्चर है। जब पूरा भारत के संविधान बन गया तब साइन कर रहे हैं, ठीक है। ये एक पिक्चर है, आप देखिए भारत का संविधान, देखिए कितना मोटा था, काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। यूपीपीसीएस 2002-2010 में आया है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? पहला ऑप्शन 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन 26 नवंबर 1949। इसमें देखिए ध्यान से, जल्दबाजी में ए ऑप्शन लगा के आ जाएंगे कि आपको लगेगा पूर्ण रूप से तैयार। एक्चुअल में आंसर इसका बी होगा। उसका कारण क्या होगा? कारण यही है कि जब प्रस्तावना आप पढ़ेंगे, भारत का संविधान पढ़ेंगे, तो उसमें साफ साफ लिखा है 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया है। तैयार हमारा 26 नवंबर 1949 को हो गया था, उसमें डेट लिखी हुई है, तो कानूनन रूप से इसका आंसर बी होगा। इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बड़ी सावधानी रखनी है, इसीलिए हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं इसमें, क्योंकि थ्योरी हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी को, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि पहला ऑप्शन, कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। स्थिति को 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। मैंने अभी आपको बताया कांग्रेस ने स्थिति को, इसका आंसर ए होगा। हालांकि 1929 होना चाहिए, 29 लिखा, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर जो है वो यही है, ए, ठीक है। अब आते हैं अन्य तथ्यों के बारे में। हाँ, एक क्वेश्चन और है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? आसान सा क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस 2012 में आया था। भारतीय संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा, हम उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ तथ्यों के बारे में हमको याद करना है, जैसे संविधान को निर्मित करने में कितना समय लगा, तो कुल मिला के 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। इसकी आलोचना भी की जाती है कि इतना बड़ा संविधान बना दिया और इतना ज़्यादा समय लगा दिया, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। साथ ही साथ 64 लाख रुपए खर्च हुए, उस समय के हिसाब से 64 लाख काफ़ी बड़ी रकम थी। दूसरी जो फैक्ट है हमको याद रखना है कि कुल मिला के 11 सत्र आयोजित हुए। पहला सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 को, इसी में ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पास हुआ था, मैंने आपको बताया। और जो अंतिम सत्र था वह 24 से 26 नवंबर को संविधान लागू हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो पहला और 11वां, कुल मिला के 11 सत्र आयोजित हुए थे। अंतिम बैठक लागू हो गया था, सत्र तो 26 नवंबर हुआ था, लेकिन संविधान सभा की अंतिम बैठक जो थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और ये इंपॉर्टेंट दिन है, इसमें कुछ खास बातें हुई थी। पहला चीज हुआ था कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत वह जो हैं इसी दिन अपनाए गए थे। याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय गीत हमारा है, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम, दोनों को ही इस दिन अपनाया गया था। साथ ही साथ इस सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। दोनों चीजें याद रखने वाली हैं, याद रखिएगा। 11 सत्र हुए थे, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? वह था 24 जनवरी 1950, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 26 जनवरी 1950 से मई 1952 तक इसने अंतरिम संसद के रूप में काम किया। मैंने आपको बताया था कि इससे पहले भी संसद के रूप में काम किया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र घोषित हो गया, उसके बाद से मई 1952 तक, क्योंकि लास्ट जो पहले जो चुनाव हुए थे भारत के, वो अप्रैल मई में हुए थे, तो तब तक इसने अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। क्योंकि जब चुनाव हुए ही नहीं तो लोकसभा कैसे बैठेगी? तो पहली जो संसद थी, जो प्रोविजनल संसद थी, वो 26 जनवरी से 1950 से मई 1952 तक यही संविधान सभा के सदस्यों द्वारा कार्य की गई, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्ट जो सामान्यतः लोग इग्नोर कर देते हैं कि देशी रियासतों ने भाग लेना शुरू कर दिया था। तो देशी रियासतों में के जो नामित सदस्य थे, सबसे ज्यादा मैसूर के थे, 7 सदस्य मैसूर के थे, और ट्रावनकोर जो रियासत थी उसके 6 सदस्य हुआ करते थे। याद हल्के से याद कर लेना, शायद कभी पूछ लिया जाए। साथ ही साथ एक फैक्ट जो पहले बताना चाहिए था, वह है कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। मैंने आपको अभी बताया था संविधान सभा कब बैठी। 15 अगस्त 1947 को हमारी आज़ादी मिली। हमारी आज़ादी के कुछ दिन पहले ही, 15 दिन पहले ही मान लीजिए,
15 या 20-25 दिन पहले ही 22 जुलाई 1947 को अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया था। साथ ही साथ एक फैक्ट और याद रखिएगा, मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य बना, कॉमनवेल्थ नेशंस, ऐसे नेशंस जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हों, ऐसे नेशन का जो ग्रुप था कॉमनवेल्थ नेशन बोला जाता है। हालांकि अब कुछ ऐसे देश जुड़े हैं जो उसके अधीन नहीं रहे थे, हालांकि इस ग्रुप की अब ज़्यादा महत्ता नहीं रही है। फिर भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन से ऐसे देश हैं जो ब्रिटेन के अधीन नहीं रहे फिर भी आज कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, और कितने सदस्य वर्तमान में कॉमनवेल्थ जो समूह है, राष्ट्रमंडल समूह जो है उसके सदस्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्य समितियों के बारे में देखते हैं कि जो समितियां संविधान सभा के द्वारा बनाई गई थी संविधान को सुचारू रूप से बनाने के लिए। पहली समिति के बारे में देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट समिति थी, संघ शक्ति समिति, यूनियन जो पावर समिति कमेटी थी, संघ संविधान यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और जो राज्य समिति जो स्टेट कमेटी थी, मीन्स जो राज्य उस समय हुआ करते थे उनसे समझौते के लिए, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर, संघ को कितनी पावर मिलनी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और जो स्टेट कमेटी थी राज्यों से एग्रीमेंट के लिए, उसके हेड जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। अब प्रांतीय संविधान समिति जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, साथ ही साथ मूल अधिकारों, फंडामेंटल राइट, अल्पसंख्यक और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों जो एक्सक्लूडेड एरिया के लिए परामर्श समिति थी, उसके अध्यक्ष जो हुआ करते थे सरदार पटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। तीसरे नंबर कमेटी का है प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस सभा के अध्यक्ष थे। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस सभा को चलाना है, तो इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रक्रिया नियम जो है और जो संचालन था सभा का कैसे संचालन हो, उसको हेड कौन कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इस समितियों की सबसे इंपॉर्टेंट समिति जो है वह है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो है उसके 7 सदस्य थे और डॉक्टर अंबेडकर जो है उसके अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को इस समिति को बनाया गया था और इस समिति के द्वारा 1948 में संविधान का फरवरी 1948 में संविधान का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया और संविधान सभा में पहला वाचन जो है, पहली जो रीडिंग हुई थी वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1949 तक चली थी। यहाँ कुछ चीज़ें याद रखने वाली, उनको याद रखिएगा कि प्रारूप समिति के जो कुल 7 सदस्य हैं उन सदस्यों का नाम आपको याद रखना है। मैं आपको समितियों में फोटो दिखा दे रहा हूँ कि देखिए इस तरीके से समितियों की बैठक हुआ करती थी, लोग आपस में चर्चा करते थे। ये पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये समितियों में बैठ के चर्चा करते थे। साथ ही साथ प्रारूप समिति के बारे में आप देख लीजिए, 7 सदस्यों के नाम आपको याद रखने हैं। डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो बाकी 6 सदस्य हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की आलोचना, किन आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की गई। सबसे पहला आधार जो थी मैं आपको बताऊं, पहला आधार जो संविधान सभा की आलोचना के लिए है वह है कि वे प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। मीन्स ये जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही है। कैसे? कुछ विचारकों का मानना है, विश्लेषकों का मानना है कि ये संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका जो निर्वाचन था वह डायरेक्ट जनता ने नहीं किया, और दूसरा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जो 18 वर्ष के ऊपर वाले जो सभी ने वोट डाल के उनका चुनाव हुआ, वह तो प्रांतीय विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए आए थे। इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। हालांकि आलोचना के विपक्ष में भी तर्क दिया जाता है कि संविधान सभा के ज़्यादातर जो सदस्य जो उस समय संविधान सभा के मेंबर थे, जब 1952 में चुनाव हुआ तो ज़्यादातर सदस्य वही सब चुने गए थे, अर्थात जनता चाहती थी उन नेताओं को। इसलिए इसका जो विपक्ष में तर्क है वह भी मैं आपको साथ साथ बता दे रहा हूँ। दूसरा है संप्रभुता का अभाव। काफ़ी सारे विचारक मानते हैं कि यह जो सभा थी वह संप्रभु नहीं थी, सॉवरेन नहीं थी। उनका क्या तर्क है? उनका तर्क ये रहता है कि इसको तो जो कॉमन क्या बोलते कैबिनेट मिशन प्लान था उसके तहत बनाया गया था, ना कि भारत की सरकार द्वारा खुद या भारत की संविधान सभा ने खुद को संप्रभु घोषित किया हो। तो संप्रभुता नहीं थी, ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव द्वारा यह हुई थी। लेकिन इसके अलावा भी हम इसके विपरीत भी तर्क दिया जाता है कि उस संविधान सभा को जो सारे फैसले थे वह स्वतंत्र रूप से लेने के लिए वह सक्षम थी और उसने खुद को घोषित कर रखा था। आपने उद्देश्य जो प्रस्ताव थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसको पढ़ा है, उसमें साफ साफ बोला गया था ये संविधान सभा भारत को संप्रभु घोषित करती है।
तो ये इस तरह का भी ये काट है। तीसरा है जो कि समय की बर्बादी, 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना लंबा संविधान बनाने में ले गया। तो इसके विपरीत भी तर्क ये है कि इतना बड़ा देश, इतना विविध देश, तो इतने बड़े विविध देश के लिए अलग अलग प्रावधान अगर हम कुछ छोड़ देते तो उसमें संघर्ष की संभावना बनी रहती। इसलिए हमने सर्वसहमति से इस संविधान को बनाया है ताकि कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए लंबा समय लग गया। चौथा ऑप्शन है जो कारण है वो है कांग्रेस का प्रभुत्व। ये बात सही है कि मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान हटने के बाद उधर चली गई, तो ज़्यादातर जो लोग थे वह कांग्रेस के थे, ये आलोचना इसकी की जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में देखेंगे तो उन्हीं नेताओं की ज़्यादातर भागीदारी थी, इसलिए कांग्रेस के ज़्यादा लोग थे। वकीलों और राजनेताओं का प्रभुत्व, ज़्यादातर लोग वकील थे, इसलिए ये भी बोला जाता है कि वकीलों ने अपने हिसाब से संविधान बनाया और ऐसी भाषा रखी जो आम जनता, जिससे कोई सरोकार नहीं रखती थी। संविधान की भाषा पढ़ेंगे तो उन आलोचना करने वालों का कहना है कि आम जनता का उनसे कोई लेन देन नहीं था। अंतिम है हिंदुओं का प्रभुत्व, कि हिंदुओं को ज़्यादातर मेजोरिटी थी। हालांकि इस पक्ष का भी विरोध है, क्योंकि अगर आप संविधान सभा का आप देखेंगे तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई सभी संप्रदाय के लोग थे, हर तरीके के लोग इस संविधान सभा में थे। अब आलोचना के लिए आपको पॉइंट है, इसलिए आपको एक बार देख लेने। अब अभ्यास प्रश्न फिर से करते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? मैंने आपको बताया कुल मिला के 11 अधिवेशन हुए थे। अब ऑप्शन नहीं है तो जो नियरेस्ट ऑप्शन होगा वो आपको लगाना है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। हमें सवाल देखते वक्त हमेशा नियरेस्ट ऑप्शन को भी देके चलना है, क्योंकि एग्जामिनर ने किस हिसाब से दे दिया है हमको नहीं पता, ये 2005 में आया था। कुल मिला के 11 सत्र हुए, तो हो सकता है उसने 24 जनवरी 1950 की बैठक भी मान ली हो। तो नियरेस्ट ऑप्शन चूज करने को भी याद रखिए, आपको सवाल छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि छोड़ के आएंगे तो जीरो है, क्योंकि जो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो इसका आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर। देखिए 2018 में अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन ही ऐसा रखते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं और सीधे लगा के आगे बढ़ जाएं। पीसीएस जैसे एग्जाम में टाइम कम होता है, आप ए लगा के चले आएंगे और माइनस में नंबर लेके आएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। इसका आंसर है 24 जनवरी 1950। इस दिन बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, मैंने इसका डिटेल से चर्चा की है, उन सभी घटनाओं को आप याद रखिएगा। इसके अलावा भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हमने चर्चा की है ऑलरेडी। अब हम कुछ देख लेते हैं कि उस समय इंटरिम गवर्नमेंट, जब प्रस्ताव आया था कि संविधान सभा बनेगी, तो साथ ही साथ एक अंतरिम सरकार की भी घोषणा कर दी गई थी 1946 में। उसके मेंबर्स भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय और कॉमनवेल्थ रिलेशन, जो हमारा राष्ट्रमंडल संबंध हुआ करते थे, उनके हेड हुआ करते थे। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, क्योंकि उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है। सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर। डॉक्टर जॉन मथाई याद रखिएगा इंडस्ट्री एंड सप्लाई। जगजीवन राम लेबर। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस। और CH बाबा वर्क्स माइंड्स एंड पावर। याद रखिएगा बलदेव सिंह जो है अगली जो स्वतंत्र भारत की पहली सरकार होगी उसमें भी रक्षा मंत्री होंगे। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं बार बार पढ़ पढ़ के। जब भारत आज़ाद हो गया तो जो पहली कैबिनेट थी उसके बारे में हम देख लेते हैं। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशन, साइंटिफिक रिसर्च। वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उनका सेम टू सेम था। डॉक्टर जॉन मथाई को चेंज किया गया, वह भारत के पहले रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, इसलिए याद रखिएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर को आप जानते हैं, लॉ के थे। जगजीवन राम लेबर थे। राजकुमारी अमृता कौल हेल्थ, अभी आप दिल्ली एम्स में जाएंगे तो उस OPD का नाम जो है राजकुमारी अमृता कौल के नाम पे ही है, इसलिए याद रखिएगा। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनको भी याद रखिएगा। और डिफेंस का जैसे मैंने बताया है कि सरदार बलदेव सिंह ही डिफेंस मिनिस्टर थे पहले। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, थैंक यू। डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इस PPT और कोई यूजफुल कंटेंट चाहिए तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है उसमें फेसबुक और टेलीग्राम की लिंक को हमको ज्वाइन कर सकते हैं। और भी अगर कोई समस्या हो, कोई कमेंट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में या इन चैनलों के माध्यम से बता सकते हैं।